So, students, how are you? Fine. So, today we want to discuss different forms of energy. चलो डिस्कस करते हैं. आप बोलिए, मैं बोलती हूँ, हम आपस में एक्सचेंज करते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं. अब देखिए, इसमें आपके पास आ जाएगी केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी कब आती है, किस सिचुएशन में केमिकल एनर्जी होती है भाई बताओ. जो आप कंसिडर करते हो ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग्स ऑफ द एटम्स. ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन में आप कहते हो कि इट इज़ एक्सोथर्मिक, इट्स एंडोथर्मिक. तो उसमें क्या होता है, एनर्जी इज रिलीज्ड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. आपके पास आ जाती है इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का मीनिंग क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स. आप कोई भी सब्सटेंस लिखते हो, so the energy possessed by molecules is known as internal energy, which is the sum of kinetic energy and potential energy. potential energy उसमें क्यों आ जाती है, due to position, and kinetic energy is due to motion. और इसमें मोशन आपके पास क्या बनेगी, दैट इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स. है ना, मोशन है मॉलिक्यूल्स की, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आ गई. अब पोटेंशियल एनर्जी उसमें आप कहोगे पोजीशन की बात, दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. So naturally, then there will be certain amount of work will be required to bring the molecules to their respective positions, and that energy will be stored in the form of potential energy. Then you can talk about nuclear energy. When you are taking inside the nucleus, if we are saying that fission takes place, a heavy nucleus will decay into comparative lighter nuclei, then energy is released, and this energy is due to mass defect, mass difference between reactants and products. Similarly, during nuclear fusion also energy is released. Then you can talk about thermal energy. Thermal energy यानी कि heat energy, mechanical energy, then electrical energy. Electrical energy कब आती है, when you are considering flow of current in the circuit. ठीक है ना. Light energy, when you are taking there is a light rays, तो उस टाइम कौन सी एनर्जी है, light energy. It is the light energy only due to which we can see. It causes sensation of sight. Similarly, sound energy. ठीक है ना. तो इस तरह से different forms of energy हैं, लेकिन इस चैप्टर में mainly we are concerned with kinetic energy and potential energy. So now we will talk about transformation of energy. इसमें बच्चे आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर फिनोमिनन की बात करूं और मैं पूछूं कि इसमें बताइए हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. आपको एक चीज़ तो क्लियर पता है, क्या पता है, क्लियर. एक चीज़ कभी मत भूलिए कि टोटल एनर्जी always remains conserved. In this universe, there is no phenomenon in which you will say that energy conservation does not take place. ऐसा है ही नहीं है. आप मान लीजिए हम बात करते हैं स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट. अब जैसे जैसे स्टोन नीचे को आ रहा है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. और आपको याद है मैंने उसमें आपको यही कहा था कि व्हेन स्टोन रीचेज जस्ट एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, देन इट हैज गॉट ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उस टाइम उसकी जो पोजीशन है सरफेस ऑफ अर्थ से, उसकी जो हाइट है दैट इज जीरो. पर मैंने उसमें कहा था बॉडी जस्ट रीचेस. क्यों ऐसा कहा, बिकॉज व्हेन दैट स्टोन विल स्ट्राइक द सरफेस, सो तब उसके बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं रहेगी. सो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एंड साउंड. आवाज़ सुनाई देती ना जब वो गिरता है,
और हीट का ये नहीं कि आप कहोगे कि वहाँ पर जो ज़मीन है बहुत गर्म होगी, अरे वो इतना ज़्यादा सरफेस है, लेकिन होगी ज़रूर। सो इसलिए हम यहाँ पर बात अब करने लगे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। ठीक होगी बात। अब मान लीजिए आप एक्सप्लोजन ले लो, फायर क्रैकर, एक्सप्लोजन ऑफ ए फायर क्रैकर। अब मैं आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन दे देती हूँ कि इन केस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर हाउ द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें देखिए क्या है, फायर क्रैकर के अंदर, फायर क्रैकर के अंदर नेचुरली कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी जो फायर क्रैकर के अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, लाइट एनर्जी में। जो फायर क्रैकर होती रोशनी आती ना, और हीट भी प्रोड्यूस होती है। सो दैट मीन्स कि वी कैन से in case of explosion of firecracker, it's a chemical energy which is converted into light, heat and sound energy. अब इसी तरह से आप एग्जाम्पल बच्चे ले लो। लेट अस से यू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में क्या होता है, वाटर इज स्टोर्ड, है ना, और वो जो रेजरवायर्स में वाटर स्टोर है उसको क्या करते हैं, उससे दैट विल रन द टर्बाइन्स, टर्बाइन्स उससे मूव हो रही हैं, और फिर आगे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। सो फर्स्टली क्या है, वाटर स्टोर। सो वाटर जब स्टोर है तो उस टाइम पर उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, जब टर्बाइन्स रन कर रही हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उससे आगे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अब आप फैन की बात करो, इलेक्ट्रिक फैन। अब इलेक्ट्रिक फैन में क्या है, अब देखा जाए फैन कब चलेगा बेटा, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो नंबर 1 तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो किसमें हो रही है कन्वर्ट, हवा दे रहा है फैन, दैट मीन्स इट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आप अपना ये ले लो, गीजर की बात कर लो, तो गीजर में क्या होगा, इट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब आप ये देखिए, व्हेन यू रब योर हैंड्स तो क्या होता है, ऐसे ऐसे हाथों को करो रब, अभी करो रब, क्या हो रहा है, हीट इज प्रोड्यूस। देखो कितने गर्म हो गए ना। तो क्या किया इसमें आपने, हाथ को ऐसे रखो, पकड़ के ऐसे पकड़ के रखो, नथिंग विल हैपन। क्या करना है, रब करना है, जितने जोर से रब करोगे उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब क्या हो रहा है, व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड तो वर्क इज डन। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बता दूं, अगर आपके हाथ गीले हैं, पानी हैं, पानी से भरे हुए गीले हाथ हैं, उससे नहीं होगा, सूखे हाथ होने चाहिए। बिकॉज जब आप सूखे हाथों को रब कर रहे हो, दैट मीन्स वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन and that work is converted into heat energy। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फिनोमिनन जो भी बेटा ले रहे हो तो उन सभी में क्या हो रहा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक होगी बात। अब इसमें हम जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की बात आपको क्लियर होगी तो अब हम आपको डिफरेंट टाइप्स के बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अब हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे, ये आपने प्रैक्टिकल भी करना है, तो यू शुड नो अबाउट सिंपल पेंडुलम एंड वी विल सी दैट हाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी
transformation of energy in case of simple pendulum. So इसमें सबसे पहले you should know what is the meaning of simple pendulum. Simple pendulum है क्या? हम बच्चे अगर डेफिनेशन देते हैं सिंपल पेंडुलम की तो हम इसमें कहते हैं इट इज हैवी पॉइंट मास. क्या कहते हैं बेटे सिंपल पेंडुलम को? हैवी पॉइंट मास. बड़ी सोचने वाली बात है. हैवी भी है और पॉइंट मास भी है, जो कि दिस इज द केस ऑफ आइडियल, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में उसका कुछ ना कुछ साइज होगा. एक सफेरिकल बॉब हम ले लेते हैं जो कि अंदर से सॉलिड होती है. तो हैवी पॉइंट मास, दिस इज सस्पेंडेड by means of massless inextensible thread. राजी कॉटन का थ्रेड ले लो, मास भी उसका नहीं होता अपना, और वो ये भी नहीं है कि जैसे ही आपने उसके साथ हैवी पॉइंट मास लगाया तो वो एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक होगी बात? तो यानी कि अब ये आपने यहाँ से ये कॉटन का थ्रेड ले लिया और यहाँ पर हमने ये बॉब लगा दी, और बॉब की जो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो यहाँ पर है. तो जो ये पॉइंट, जो सीजी आ गई बॉब की, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. क्योंकि सिंपल पेंडुलम में क्या है? सिंपल पेंडुलम में it has to move to and fro about its equilibrium position. तो ये point of oscillation है और this is point of suspension. तो बेटा ये आपके पास है हैवी पॉइंट मास. मैंने अभी बताया था कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉइंट मास नहीं हो सकता, इसका कुछ साइज होगा. और इसको जो आपने सस्पेंड करवाया, ये किस थ्रेड से करवाया है? कॉटन थ्रेड से करवाया है. नाउ दिस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन is known as length of simple pendulum. ये चीज़ें बेटे आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत फ़ायदेमंद होंगी. और दूसरा, MCQ में बेटा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. तो ये तो हमने पहली बात ले ली. अब सिंपल पेंडुलम में आगे क्या है? टू एंड फ्रो मोशन of this bob जो आपने ली है about its equilibrium position, about its equilibrium position. यानी कि ये ऐसे बेटे धागा यूं ऐसे, पेंडुलम ऐसे घूमता है ना, तो इस तरीके से ये मूव करता है. जैसे आपका जो कई क्लॉक भी हैं उनके साथ भी पेंडुलम क्लॉक होते हैं, तो ये यूं यूं मूव करेगा. तो नाउ व्हेन दिस बॉब इज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब मीन पोजीशन, सेंटर में, उस टाइम पर इट हैज गॉट ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी. अब होता क्या है? ऐसे आपने इसको आराम से लटकाया हुआ है, ये रेस्ट की पोजीशन है, तो रेस्ट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन. उसके बाद आपने क्या किया? अपने आप नहीं वो होगा, आपने पकड़ के उसकी बॉब को एक बार ऐसे पकड़ा और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया. अब हुआ क्या बेटा? बॉब अपने मेन पोजीशन से डिस्टर्ब होगी. यही हुआ ना कि ये देखो यहाँ पर थी बॉब, तो आपने उसको पकड़ के इधर को खींच दिया, तो बॉब इधर को
डिस्टर्ब होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो नेचुरली अब क्या होगा, इट विल टेंड टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो उसके बाद एज सुन एज इट रीचेज द मीन पोजीशन, ड्यू टू इनर्शिया इट ओवरशूट्स द मार्क, इट ओवरशूट्स दिस पोजीशन, फिर इधर को चलेगी, फिर रीस्टोरिंग फोर्स कहती वापिस आओ। तो इस तरीके से इसके अंदर यूं ऑसिलेशन जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो अब इसमें इस तरफ को बॉडी मान लीजिए किसी भी मोमेंट पे यहाँ पर है, तो जब भी बेटे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी ये थोड़ा सा ऊपर को उठ जाएगी। तो यानी कि इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश की है कि व्हेन बॉब इज एट द मेन पोजीशन इट हैज ओनली एंड ओनली काइनेटिक एनर्जी। एज सुन एज इट इज डिस्टर्ब फ्रॉम मेन पोजीशन then it starts moving to one side, kinetic energy will go on decreasing and potential energy will go on increasing. And when it reaches to the extreme position, ये कहाँ जाके रुकेगी बेटा, वही जाके रुकेगी ना, यहाँ इसकी velocity zero हो जाएगी। So that means at extreme position it has got only potential energy, और उसके बाद वापस आ रही है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो क्लियर। तो इस तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। तो इसलिए इसमें एक पॉइंट तो आप ये याद रखोगे कि काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये बेटा पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगी कि बॉब हैज गॉट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन, सो टेल अप टू व्हाट हाइट दिस बॉब कैन मूव। तो नेचुरली व्हाट यू विल से kinetic energy at mean position is half mv square and potential energy at extreme position is mgh. So that means v is equal to 2gh under the root, or you can say h is equal to v square by 2g. अब अगर तुम्हें वेलोसिटी बताई है मीन पोजीशन पे तो तुम बता सकते हो कि अप टू व्हाट हाइट दिस बॉब विल मूव। तो ये कहाँ से आया? By taking this concept only that kinetic energy at mean position is potential energy at the extreme position. अब दूसरा इसमें, अब मैं आपको इन बिटवीन अगर कोई पॉइंट कहूँ तो उसमें आप कैसे देखोगे, यानी कि इफ आई से दिस कि एट एनी इंस्टेंट किसी भी मूवमेंट के ऊपर बॉब आपको मैं ऐसे प्रॉब्लम देती हूँ, पूरी प्रॉब्लम देखिए, तो उस प्रॉब्लम उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें बेटे सॉल्यूशन लोगे तो डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल पाओगे। एक्चुअली ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई किस तरह से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। अब मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम दे रही हूँ कि ए सिंपल पेंडुलम a simple pendulum of length L is displaced through angle theta, calculate height to which bob will rise। तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे बेटा? इसमें देखो आपने ये ले लिया, तो ये आपने लिया, तो यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने एस ले लिया, इसको ओ ले लिया, तो एस ओ क्या है?
लेंथ एल, ये उसने दिया है। अब इसको पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया थ्रू एंगल थीटा, यानी कि इसको पकड़ के मैं बॉब को यूं ले गई यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया, दिस पॉइंट ए। तो अब पहली चीज एस ओ विल बी इक्वल टू एस ए, दैट इज एल, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बॉब तो वो थोड़ा कम हो गया है ना, क्योंकि वो ऊपर को उठा तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ये है बॉब, राइट, और ये एंगल है उसने कहा थीटा। अब बच्चे ये देखो, जब ये बॉब ए पोजीशन पे आई तो अब ये पॉइंट आप एन ले लो, तो अब ये कितनी हाइट ऊपर चलेगी, दिस हाइट एच, और ये हाइट एच हमने कैलकुलेट करनी है। पॉइंट क्लियर हुआ ना, कि आपके पास जब मेन पोजीशन पे थी यहाँ थी, व्हेन बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा, तो जब ये यूं गई तो ये वाला ओ एन हाइट एच है जो हमने कैलकुलेट करना है। इट्स वेरी सिंपल। क्या करेंगे बेटे, यू कंसिडर दिस ट्राइंगल एस ए एन, इसमें हम एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब बेटा अगर ये एंगल थीटा है, ये नेचुरली 90 डिग्री है, सो दिस साइड इज बेस, तो अब आपके पास एस एन बाई एस ए क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या बन गया, एस एन इज इक्वल टू एस ए, दैट इज एल कॉस ऑफ थीटा। तो एस ए क्या है, एल है, तो एस एन क्या आ गया, एल कॉस ऑफ थीटा। तो अब ओ एन क्या बनेगा, ओ एन विल बी ओ एस minus Sn. Now OS is L and Sn is L cos of theta. So that means height by which the bob is raised, that is given by L, H is equal to L into 1 minus cos of theta. तो अब देखो, अब अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम है MCQ आप करोगे, अब मैं कह देती हूँ बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो तुम्हें कुछ फटाफट कर लेना ना। अच्छा, अब अगली चीज इसमें देखो, अब यहाँ से अगर वो हाइट h है, इसमें दूसरी तरफ से बजाय की कैलकुलेट हाइट पूछती, मैं आपसे पूछती हाउ मच गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल टेक प्लेस। मैंने नहीं पूछा अप टू व्हाट हाइट, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एंगल थीटा, कैलकुलेट गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सीधा, तो भाई गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही, हाइट के ऊपर। तो अब इसमें गेन इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh, तो दैट मीन्स इट विल बिकम mgl into 1 minus cos of theta. So this will be the gain in potential energy, and further this gain in potential energy is equal to loss in kinetic energy. भाई जितना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, लॉस हो गया। सो दैट इज द सिंपल थिंग। तो इस तरीके से बेटा आपके पास ये आर्टिकल आ जाता है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सो मेरा ख्याल है आपको बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इसमें एक तो पॉइंट के लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, और दूसरी चीज क्या क्लियर हुई है इसके बाद, वो ये चीज क्लियर हुई कि पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। ठीक है, तो ये मैंने इस पे क्यों स्ट्रेस दिया कि सपोज करो मैं बेटे आपको ये पूछती हूँ कि बॉब जो हमने ली, बजाय कि अंदर से सॉलिड लेने के मैंने हॉलो बॉब ले ली, और उसके बाद मैं उसके अंदर सैंड फिल कर देती हूँ, हॉलो बॉब के अंदर सैंड फिल करती। अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद बेटा कि मान लीजिए एक छोटा सा होल है और उससे सैंड ड्रॉप बाय ड्रॉप जरा जरा सी बाहर को, एक एक जो उसका कह लो पॉइंट है वो बाहर आ रही है। व्हाट विल हैपन, बिट बाय बिट
जैसे जैसे धीरे धीरे वो नीचे को जाती जाएगी, सीजी उसका चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ये देखो बेटे, पहले आपने ये बॉब लिया, पूरी की पूरी सैंड से भरी हुई है, तो नेचुरली सीजी इज एट द सेंटर। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब उसमें से सैंड बिट बाय बिट बाहर आती जाएगी तो ऊपर से पोर्शन खाली होता जाएगा। अब इतना पोर्शन रह गया, तो दैट मीन्स ये जो सीजी है वो सेंटर पे ना होके नीचे को शिफ्ट होती जाएगी। और मैंने क्या कहा कि पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दैट मीन्स इसमें लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज होती जाएगी। समझे मेरी बात। और जब आधी फिल हो गई, आधी खाली होगी, फिर उसमें वो आपकी पोजीशन मैक्सिमम, फिर सीजी ऊपर को रेज होना शुरू हो जाएगी। सो दैट मीन्स इन दैट वेरी केस लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम will not remain constant, but firstly it will increase up to one particular point, and after that it will go on decreasing. तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये क्या है, जैसे मैंने अभी बात की थी न्यूक्लियर एनर्जी की, तो मैंने कहा था कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी इज रिलीज्ड। तो अब अभी बात है, फिर वही बात आ गई कि एनर्जी कहाँ से आ गई, एनर्जी तो क्रिएट होती ही नहीं है, तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, मास से। तो इसलिए अब हम यहाँ बात कर रहे मास एनर्जी इक्विवेलेंस की। इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि मास कैन बी कन्वर्टेड into energy. Mass can be converted into energy, and this is according to the relation that is E is equal to mc square. इसमें E क्या है, एनर्जी रिलीज्ड, M क्या है, मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब जैसे फॉर एग्जांपल if we are saying that 1 kilogram mass is to be converted into energy, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर 1 किलोग्राम मास जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट होना है तो एनर्जी रिलीज विल बी 1। सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 इंटू 10⁸, तो इसका स्क्वायर आ गया, तो एनर्जी रिलीज विल बी 9 इंटू 10⁻16 joules। ठीक होगी बात। तो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कहीं पर भी आपने लेना है। और न्यूक्लियर एनर्जी में तो बेटा जो रीजन है वो है ये वाला। और न्यूक्लियर एनर्जी में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि उसमें जो एनर्जी रिलीज का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं that will take in electron volt, और उसमें जो मास है वो हम लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। तो अदरवाइज ये है, तो अब अगर आप मास किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास यूनिट में लिखते हो तो आपको इतना याद रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट को बेटे हम डिफाइन करते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आता है। तो आप इसको ये याद रख सकते हो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट मीन्स मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, यानी कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का ऑलमोस्ट सेम मास है। अब आप देखो इसमें अगर आप इसके अकॉर्डिंगली कन्वर्शन लोगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 1.67 इंटू 10⁻⁻27, उसके बाद C 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, ये बेटे बन गया 1.67
3 का स्क्वायर आ गया 9, 10 रेज़ पावर माइनस 27, 10 रेज़ टू पावर 16। तो ये तुम्हारे पास 1.67 इंटू 9 इज नियरली 9.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। ये किस में है बेटे? जॉल्स में है। अब आप देखिए कि इसको आपको ये बताया था कि इसमें आप इसको सॉरी अभी ऐसे ही रहने दो, 1.67 इंटू इतना ही रहने दो, ठीक हो गया। अब आप इसमें जब ले रहे हो आपके पास क्या बनाइए 1.67 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 11। मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ बेटा इससे। अब ये जो मैंने डिवाइड किया ये मैंने क्या किया आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतने क्या थे बेटे? जॉल्स थे। अब मैंने आपको इसी चैप्टर में बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जॉल्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो जो उसके बराबर है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देती हूँ तो आपके पास ये बन जाएगा 9.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, और यू कैन से 931 इंटू 10 रेज़ पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 रेज़ पावर 6 मीन्स मिलियन मेगा, तो दैट मीन्स 931 MeV। तो इसका मतलब अब बेटे क्या आ गया कि देखो मैंने रिलेशन तो यही लगाया था E इज इक्वल टू mc²। उसके बाद मैं ये देखना चाहती हूँ कि हाउ मच, अब प्रॉब्लम क्या थी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, यही थी ना प्रॉब्लम। तो मैंने मास को 1 एटॉमिक मास यूनिट लिया विच इज 1.67 इंटू 10 इज पर माइनस 27 किलोग्राम, और मैंने सिंपल फार्मूला लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना इसलिए इससे डिवाइड किया। वो क्यों किया? क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास काफ़ी माइनस में आ रही थी। तो अब आप इस रिलेशन से आगे यहाँ क्या लिख सकते हो बच्चे? जैसे आपने लिखा E इज इक्वल टू mc², तो यू कैन राइट कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931 MeV। कि इसका मतलब कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट मास कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? दैट एनर्जी रिलीज्ड इज 931 MeV। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब आप इसमें अगर एग्जाम्पल चाहो तो मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देती हूँ कि इफ़ यू आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन and positron, they combine together and gamma means energy। इसको पता है क्या बोलते हैं? This process, ध्यान से समझिए इसे बोलते हैं annihilation of matter। annihilation of matter क्यों बोलते हैं बेटा? ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन E-1। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? -1, और इसका मास नंबर आप 0 लेते हो, और ये है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन के पास बेटा मास उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज भी उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे है, बट साइन अपोजिट होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, तो वो नेगेटिव है। तो पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो होगा प्लस 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम। तो गामा का मतलब है एनर्जी रिलीज। तो इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होके, ये तो पार्टिकल्स थे है ना, किस में कन्वर्ट हो गए? एनर्जी में। तो मैटर खत्म हो गया, मैटर किस में चला गया? एनर्जी में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल कंबाइन टुगेदर। कैसे निकालोगे? क्या देखना हमने अब कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटा मास नहीं कन्वर्ट होना है ना, तो हम इसमें देख लेते हैं
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना मास इलेक्ट्रॉन का? हम नॉर्मली क्या लिखते हैं? 9 × 10⁻31 किलोग्राम। अब आपको बताया कि पॉजिट्रॉन पे भी मास उतना ही है, तो दैट मीन्स पॉजिट्रॉन पे कितना मास है? 9 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो एनर्जी रिलीज के लिए हम लेंगे 2 टाइम्स। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सेम मास है, इतना ही बनना है ना, जमा कर लो। और इनटू क्या लेना है? c², दैट इज 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा 2 × 9 × 9 10⁻31 10⁻16। और ये इतने क्या बनेगा बच्चे? इतने ये जाउल्स आ गया। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? 9 × 9 इज 81 × 2 × 10⁻⁻15। और इसको अब मैं डिवाइड कर देती हूँ 1.6 × 10⁻19 से। तो ये बेटे आपके पास बन गया, ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो 162 बना ना, और नीचे आप इसको 16 ले लो, तो ये ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा? 10⁻⁻, कितना बनेगा राजे? 5। क्यों? क्योंकि एक 10 ये हो गया, ये 19 ऊपर जाके 20 हो गए, और ये -15 है। तो अब 162/16, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 16.2/16, तो ये 10⁻6 बन गया। अब 16.2/16 अगर मैं करती हूँ तो दिस विल कम आउट टू बी 1.02, और 10⁻6 मीन्स MeV. So that means कि when electron and positron combine together, then how much energy is released? And that energy released is 1.02 MeV. So आपको कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई how the conversion of mass into energy takes place, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। इसमें क्या सीखा आपने? पहली चीज आपने इसमें ये सीखी कि एनर्जी, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू रिलेशन E = mc²। जब आप m मास को किलोग्राम में लोगे, c की वैल्यू आप 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड लोगे, तो एनर्जी आपके पास जाउल्स में आएगी। अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है या जो अब्सॉर्ब हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? कन्वर्शन ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एनर्जी इक्विवेलेंट। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक होगी बात? तो उसमें मैंने आपको बताया कि यूजुअली मास इज टेकन इन एटॉमिक मास यूनिट। तो अब उसमें हमने ये देख लिया कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ये आ गया कि इफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट तो वैसे ही किया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितने किलोग्राम के बराबर है, फिर उसके बाद तो वही फॉर्मूला लगाया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ले ली 1.6 × 10⁻⁻19 जॉल्स। और ये हमने क्या लिया? एक एग्जाम्पल लिया। ये हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? एनिहिलेशन ऑफ मैटर, जिसमें हम बेटा ये बता पाए हैं कि होल ऑफ मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब मैंने तुम्हें ये बोला है कि न्यूक्लियर एनर्जी में वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल। अब इसमें मैं यही एग्जाम्पल दूं आपको, प्योर प्रोडक्शन। प्योर प्रोडक्शन में मैं क्या कहती हूँ कि इफ देयर आर 2 photons and they combine together, then electron positron pair will be produced. इसमें क्या होगा? एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। तो इसमें मिनिमम एनर्जी इस फोटोन के पास कितनी होनी चाहिए? ये देखो बच्चे, अगर 1.02 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट मीन्स एक फोटोन के पास मिनिमम एनर्जी 0.51 MeV है, और ये 2 प्रोटॉन आपस में जब मिल गए तो कितनी एनर्जी बन गई?
1.02 MeV, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, उसमें मास में। तो क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। सो क्लियर। तो इवन जो बेटे आप अपने कोल की बात करो, कोयले की, उसमें भी क्या होता है, कोल बर्न हो जाता है कि नहीं हो जाता, एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रही, तो उसमें भी क्या हो रहा है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब देखो ना कि अगर सोचो कि इसमें कहाँ से हीट आ रही है, तो उसमें ऐश बन जाती है, जितना कोल है सारा निकल जाता है। सो दैट मीन्स इन दैट वेरी केस मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्लियर। सो दिस ऑल इज इन दिस लेक्चर, इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ अच्छी तरह से इसको पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद यू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो, और कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप उसकी क्वेरी भी कर सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी आप उसमें बता सकते हो। सो यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।